हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको BA प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 6 चैप्टर है राज्य की प्रकृति पर समकालीन विचार विमर्श। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है रचना इन स्ट्रक्चर। आधुनिक राज्य का विचार और संगठन का आगमन 16वीं शताब्दी में यूरोप के रूप में जाना जाता है। यानी आधुनिक राज्य का जो विस्तार हुआ था, विचार और संगठन का जो आगमन हुआ था, वो 16वीं शताब्दी में यूरोप के रूप में जाना जाता है। अपने केंद्रीकृत और विस्तृत रूप में राज्यों का सबसे पहले समेकन पश्चिमी यूरोप में हुआ था। यानी केंद्रीकृत और विस्तृत रूप से राज्यों का सबसे पहले जो समेकन हुआ था वो पश्चिमी यूरोप में हुआ था। यह संक्रमण सहज और शांतिपूर्ण नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, युद्ध करना। तो टीली ने कहा कि युद्ध ने राज्य बना दिया और राज्य ने युद्ध बना दिया। इसलिए राज्यों को डिजाइन द्वारा नहीं बल्कि अंतर समूह युद्ध और क्षेत्र राजधानी के अनपेक्षित परिणामों और संसाधनों द्वारा बनाया गया था। मतलब टीली ने कहा था कि युद्ध ने राज्य का निर्माण करवा दिया और राज्य ने युद्ध बना दिया। इसलिए राज्यों का जो डिज़ाइन हुआ है वो अंतर समूह या युद्ध जैसे क्षेत्र और राजधानी जो बनाया गया था वो अनपेक्षित परिणामों और संसाधनों द्वारा बनाया गया था। मतलब उसका अपेक्षा नहीं किया गया था, लेकिन वो राजधानी का निर्माण किया गया था बगैर संसाधनों का। उसका अगला पॉइंट है, चार्ल्स टीली के अनुसार इस विकास को सुविधाजनक बनाने वाली 3 केंद्रीय प्रक्रियाएं हैं। तो पहला इसका है, युद्ध के साधनों को नियंत्रित करने के लिए शासक इन आवश्यक संसाधनों के निष्कर्षण में शामिल थे। यानी युद्ध के संसाधन जो था उसको कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने के लिए शासक इन आवश्यक संसाधनों के निष्कर्षण के लिए खुद शामिल थे। यह उन लोगों से थे राज्य के स्तर पर हिंसा को केंद्रीकृत करना। मतलब राज्य के स्तर पर जो हिंसा करते थे उसको केंद्रीकृत में लाना, ताकि संसाधनों के लिए बाहरी स्तरों से बचाव हो सके। यानी ताकि संसाधनों का जो बाहरी स्तर है उससे बच सके। बंदूक पाउडर की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीक प्रगति के साथ साथ शासकों के हाथों में हिंसा की शक्ति के प्रभावी एकात्मकता के माध्यम से युद्धों को अधिक निष्कर्ष की आवश्यकता होती है। आजकल जो मॉडर्न ज़माने में बंदूक पाउडर प्रतिस्पर्धा और तकनीकी का जो इस्तेमाल है शासकों द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया था, और उसमें हिंसा शक्ति के प्रभावी एकात्मकता के माध्यम से जो है युद्धों को अधिक से अधिक निष्कर्षण की आवश्यकता होती है। मतलब युद्ध ज़्यादा जीतने की संभावना होती है निष्कर्ष पे पहुँचने की। दूसरा है, शक्ति और हिंसा को केंद्रीकृत करने की इस आवश्यकता के कारण राज्यों के प्रशासनिक तंत्र के विकास के लिए कर यानी जुर्माना, ऋण वसूली आदि के माध्यम से प्रयोग किया गया था। अब जो शक्ति और हिंसा को केंद्रीकृत करने के लिए और इसकी आवश्यकता के कारण जो है राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और विकास करने के लिए जो है उसमें कर, जुर्माना, ऋण वसूली आदि के माध्यम से प्रयोग किया गया था, जिसके माध्यम से युद्ध में जैसे कि राष्ट्रीय सेना, सैनिकों और पुलिस के रखरखाव के लिए आवश्यक भुगतान, वेतन, प्रशासनों का एक विकास भी शामिल था। ये जो वसूली किया जाता था कर के रूप में, ऋण वसूली के रूप में, इस सब चीज़ों के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था, ये सैनिकों को सैलरी देने के लिए, उसका रखरखाव, उसके लिए आवश्यक भुगतान जो वेतन होता है उन सभी का निकाय किया जाता था इसमें। और सी है, तीसरा पॉइंट है, इनकी वजह से तीसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिससे घरेलू राजनीतिक नागरिक समूहों के निर्माण और राज्य के केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण की संस्था में विरोधाभासी रूप में युद्ध छेड़ने और युद्धों के लिए संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्यों के साथ साथ सौदेबाजी शामिल थी। मतलब तीसरा प्रक्रिया प्रारंभ तब हुई जब घरेलू राजनीति में नागरिक समूह का निर्माण हुआ और केंद्रीकृत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से संस्था में विरोधाभासी रूप हुआ, और युद्ध छोड़ने और युद्धों के लिए संसाधनों पर जो कब्जा किया गया था उद्देश्यों के साथ साथ सौदेबाजी भी शामिल था। इसमें राज्य के कई विशेष कार्यों को पूरा करने वाले नागरिकों के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया गया था।
अगला पॉइंट है पुनर्जागरण और सुधार। आधुनिक राज्य का महामारी विज्ञान आधार पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों के बीच परंपराओं में निहित है। मतलब आधुनिक युग राज्य का जो है महामारी विज्ञान और आधार पर पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों के बीच परंपराओं को एक निहित किया गया था, जिसमें व्यक्ति स्वायत्तता और राजनीति, यानी स्वायत्तता मतलब खुद के वर्चस्व, और राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में अलगाव के आधार पर आधुनिकता के विचार की वकालत की थी। अब अगला पॉइंट है वेस्टफेलिया और आधुनिक राज्य की संधि क्या थी। 1948 में स्पेन, डच का मतलब हो गया आयरलैंड, और जर्मनी के बीच 30 साल के युद्ध को समाप्त करते हुए संधि में एक आधुनिक राज्य की आवश्यक विशेषताओं को निर्मित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब 1948 में स्पेन और डच और जर्मनी के बीच जो है 30 साल का युद्ध को समाप्त करने का फैसला लिया गया, और संधि में एक आधुनिक राज्य को आवश्यक विशेषताओं से निर्मित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसमें शामिल है परिभाषित क्षेत्रीय सीमाएं, अधिक या कम परिभाषित सीमाओं के साथ लोगों और वस्तुओं और सेवाओं के संचालन को नियंत्रित करती है। दूसरा है जनसंख्या, नागरिकों और दूसरों के संदर्भ में कल्पना की गई थी। और तीसरा है संप्रभुता और शासन, बल के वेद अभ्यास पर एकाधिकार का दावा करना, अपने क्षेत्रीय विस्तार क्षेत्र का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई होना, प्रशासन एक प्रणाली जैसे कि कराधान जैसे कार्य, नागरिकों की कुछ न्यूनतम समर्थन के साथ सजा देना आदि है। मतलब इसमें संप्रभुता की जो वेद अभ्यास करना, एकाधिकार का दावा करना और अपने क्षेत्रीय अधिकार पर सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार उनके पास खुद का होना, और प्रशासनिक प्रणाली में जैसे कि कराधान जैसे कार्य नागरिकों के न्यूनतम समर्थन के साथ साथ सजा भी देना शामिल था। अगला है मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और राज्य की स्वीकृति के रूप में कुछ भावनाएं इसके दावे वाले क्षेत्र पर संप्रभु, यानी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के हिसाब से और राज्य की स्वीकृति के रूप में कुछ भावनाएं और इसके दावे वाले क्षेत्र पर संप्रभु यानी कब्जा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका है कि सामाजिक अनुबंध, परंपरा और संप्रभुता का धारणा क्या है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक जया बोर्डिन ने ईसाई धर्म और सामंतवाद के विपरीत युद्ध और शांति मुद्रा, प्रशासन, न्यायिक नियुक्ति आदि के लिए जिम्मेदार और निर्विरोध विधायी शक्तियों के लिए एक ही प्राधिकरण की आवश्यकता और योग्यता पर जोर दिया था। यानी फ्रांसीसी दार्शनिक जो था जया बोर्डिन, उन्होंने ईसाई धर्म और सामंतवाद के विपरीत कुछ युद्ध और शांति मुद्रा, प्रशासन का न्यायिक नियुक्ति और अलग अलग जिम्मेदारी, निर्विरोध विधायी शक्तियों के लिए एक ही प्राधिकरण की आवश्यकता और योग्यता पर उन्होंने जोर दिया था। उसका अगला पॉइंट है संप्रभु को पूर्ण अधिकार दिए गए थे। मतलब संप्रभुता जो था उसको पूरा अधिकार दिए गए थे, जैसे युद्ध लड़ना, करों को बढ़ाना या घटाना और आदि, और केवल व्यक्तियों द्वारा इसके खिलाफ विद्रोह को वैध सहारा देना, और क्योंकि समूह को अनेक जीवन को खतरा होने पर प्रशंसनीय माना जाता था। यानी जो इसके खिलाफ जो विद्रोह होता था वो वैध सहारा दिया जाता था, क्योंकि समूह को उनके जीवन को खतरा होने पर प्रशंसनीय माना जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्र और राष्ट्र राज्य का विस्तार राज्यों से जुड़ी हुई मानवीय और जटिलता को और बढ़ाता है। राष्ट्र की सबसे व्यापक रूप में स्वीकृत समझ में से एक अचल संपत्ति के भाग पर अपने अधिकार जताने से संबंधित है, जबकि जातीय और जनजातीय समुदाय अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। राष्ट्रीयता का विचार साझा सांस्कृतिक इतिहास और प्रथाओं के माध्यम से मातृभूमि के लिए एक भावनात्मक बंधन को विकसित करता है। यानी राष्ट्र और राज्य का जो विस्तार है, विचार राज्यों से जुड़ी मायावी और जटिलता को और बढ़ाता है। राष्ट्र की सबसे व्यापक यानी सबसे बड़ा रूप जो है वो स्वीकृत समझ में से एक अचल संपत्ति का, अचल मतलब चल अचल जो होते हैं, जमीन जायदाद, इन सब चीज़ों का है चल संपत्ति, अचल संपत्ति के भाग पर अपने अधिकार जताने से संबंधित है राज्यों में, इसलिए राज्य का निर्माण किया है। जबकि जातीय और जनजातीय समुदाय
अपने जन्म स्थान से दूर जा सकता है, यानी जाति और जनजाति समुदाय जो होता है वो जहाँ जन्म लिया वहाँ से कहीं और भी जा सकता है, और राष्ट्रीयता का विचार साझा करके सांस्कृतिक इतिहास और प्रथाओं के माध्यम से मातृभूमि के लिए एक भावनात्मक बंधन विकसित कर सकता है। अब राज्य के सिद्धांत क्या है? राज्य अंततः एक अमूर्त विचार है जो एजेंट और संस्थाओं के नेटवर्क और साझा सामाजिक समझ और सम्मेलनों में निहित अंतर संबंधित प्रक्रियाओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य जो है अंततः एक मूर्त विचार है जो एजेंट और संस्थानों के नेटवर्क, जो एजेंट होता है और संस्थान का नेटवर्क होता है, और साझा राजनीतिक समझ के सम्मेलनों को निहित करता है और अंतर संबंध प्रक्रियाओं के मूल्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है। ये अगुवाई जिसको कहते हैं। डेविड हेल के अनुसार राज्यों का 4 प्रकारों में से अनुसरण है राज्यों का। तो राज्य के प्रकार और उनकी विशेषताएं क्या होती है? संवैधानिक राज्य होता है, उदार राज्य हो सकता है, उदार प्रतिनिधि राज्य हो सकता है, एक दल राज्य हो सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? कैरेक्टर, अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा के लिबरल लोकतंत्रों या फिर संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी अधिकार जो है वो फ्रांसीसी घोषणा ने लिबरल और लोकतंत्र या फिर संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्यों के उदय का एक मार्ग प्रशस्त किया है, जो राज्य के विभिन्न एजेंसियों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को न केवल निर्दिष्ट करेगा, मतलब उसका एक खुद संविधान होगा, उसका खुद एक दायरा होगा, कौन सी एजेंसी कितना काम कर सकता है, राज्य का क्या कार्य है, वो उसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा, बल्कि उनके बीच शक्ति और जवाबदेही को अलग करने के लिए घोषित पत्रों के साथ होगा। यानी अब हमारे देश में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार क्या कर सकता है और राज्य सरकार क्या कर सकता है, ये संविधान में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि राज्य के क्या कार्य है और केंद्र सरकार का क्या कार्य है, राज्य की एजेंसी का क्या कार्य है और केंद्र की एजेंसी का क्या कार्य है, यानी स्पष्ट रूप से लिखा गया है ये। और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र सभी तर्क संगत और परिपक्व व्यक्तियों की राजनीतिक समानता को मान्यता देते हैं और राज्य को मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बनाता है। यानी कोई अगर आपको प्रतिनिधि बनाता है तो आपका भी उनके प्रति जवाबदेही बनता है। दूसरा पॉइंट इसी का है कि जो मुक्त बाजार जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्राधिकरण और स्वतंत्रता के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करेंगे और इस प्रकार उत्पन्न नागरिकता का प्रवचन व्यक्तियों को राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और कामकाजी सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति देता है। अब अगला इसका पॉइंट तीसरा है कि राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार की समझ को अधिक स्पष्ट करने के लिए इन संगठनों का एक वैचारिक अध्ययन करना भी चाहिए कि कौन सा संगठन किस प्रकार का है, कैसे है, तो इनके बारे में अध्ययन करना, वैचारिक अध्ययन करना ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट है औपनिवेशिक राज्य क्या है। यूरोपीय राज्यों में राज्य का कानून संपत्ति के अधिकार, अब अनैतिक नौकरशाही आदि जैसे आधुनिक संस्थानों पर आधारित था। मतलब जो यूरोपीय राज्यों का जो कानून था वो संपत्ति का अधिकार, अनैतिक नौकरशाही जैसे आधुनिक संस्थानों पर आधारित था और इसलिए औपनिवेशिक राज्यों के विपरीत जहां शासक मूल आबादी के द्वारा जो था वो बंदी थे, वैधता का आनंद लेते थे। उसका सेकंड पॉइंट है औपनिवेशिक राज्यों में मौजूद पारंपरिक धार्मिक और राजनीतिक मील के पत्थर अक्सर इस तरह से आरोपण के लिए प्रतिरोध की पेशकश करते हैं जिससे इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन के समर्थन का आधार कम हो जाता है। उसका अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद इन तीसरी दुनिया के देशों ने, तीसरी दुनिया के देश मतलब तीसरी दुनिया का मतलब ये हुआ, पहली दुनिया सोवियत संघ को कहा जाता था, दूसरी दुनिया जो है अमेरिका को कहा जाता था, जो उन दोनों के बीच कोल्ड वार, जो दुनिया का सबसे लंबा कोल्ड वार चला था, और तीसरी दुनिया जो था जिसमें भारत और कुछ अन्य देशों ने मिलकर ब्रिटेन वुड्स समझौता किया था, उनको कहा जाता है तीसरी दुनिया। तो इन संसाधनों वियोग के कारण बहुत कमज़ोर था। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। धन्यवाद।